नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है ये लेबनान से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से लेबनान में सीरियल स्तर पे पेजर ब्लास्ट हो रहे हैं, तब से ये जो न्यूज है ये हर जगह देखने सुनने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में चूंकि ये जो ब्लास्ट है ये वाकी टॉकी में हुआ है और इस घटनाक्रम के पीछे अब अलग अलग नाम भी आने लगे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है ये कहीं न कहीं इजराइल की जो एजेंसी मोसाद है वही कर रही है, क्योंकि दुनिया में इस तरह के जो कारनामे हैं वो मोसाद ही कर सकती है। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच में अब एक नया नाम आ चुका है, यूनिट 8200 यानी यूनिट 8200, और ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो यूनिट 8200 है ये मोसाद से भी खतरनाक है। और ये जो घटनाक्रम है इसको जो अंजाम दिया गया है इसी कह सकते हैं कि यूनिट के द्वारा किया गया है। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये यूनिट है क्या, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज की। तो न्यूज है, हिजबुल्लाह पेजर अटैक, who is unit 8200 which did the pager attack on the Hezbollah? This agency is more dangerous than Mossad। पहले ही हमने बताया कि कहा जा रहा है कि ये जो एजेंसी है, ये जो यूनिट है, कौन सी, तो नाम है यूनिट 8200। ये क्या है कि इजराइल की जो एजेंसी मोसाद है उससे भी खतरनाक है। और इसी ने कहीं ना कहीं जो लेबनान में सीरियल स्तर पे पेजर जो अटैक हो रहे हैं, वहाँ पर जो वाकी टॉकी है उसमें जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसमें कई सारे लोग मारे गए हैं, और ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह के जो सदस्य हैं जो इस तरह के खास जो पेजर का यूज करते हैं उनके पेजर में ब्लास्ट हो रहा है। और इसके बाद जो नाम आ रहा है वो इस यूनिट का आ रहा है, इसी कारण से खास तौर पे ये चर्चा में है। अगर थोड़ा सा हम देखें बैकग्राउंड की बात, तो जहां लेबनान में क्या है कि सीरियल स्तर पे इन पेजर जो वाकी टॉकी हैं इनमें ब्लास्ट हो रहे हैं, और इस कारण से वहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में जी रहे हैं। यहाँ तक कि लेबनान के जो लोग हैं वो मोबाइल छूने से भी खौफ खा रहे हैं, डर रहे हैं। और वहाँ जो कह सकते हैं जो हिजबुल्लाह है, एक संगठन है जिसे कई सारे पश्चिमी देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। तो ये जो संगठन है ये क्या है, खास दिशा निर्देश दिया है कि जो लोग हैं मोबाइल का यूज करते हैं वो क्या करें, अपने मोबाइलों से जो बैटरी है उसे निकाल कर फेंक दें। और इस तरह से क्या है कि ये जो मुद्दा है ये पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अलग बात है कि इजराइल के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम का जो संबंध है वो इजराइल के मोसाद एजेंसी से है या फिर इजराइल से है, लेकिन इस पर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं रखी है या फिर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि जो मामला है वो साफ होते जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब एक नाम खुलकर सामने आ रहा है। वो जो नाम है वो है यूनिट 8200, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो यूनिट है ये मोसाद से भी खतरनाक है। और इसी कारण से क्या है कि ये सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्या करती है, ये यूनिट रिपोर्ट करती है। और इसी कारण से क्या है कि ये बड़ा ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और खतरनाक यूनिट है इजराइल की। तो इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए थोड़ा सा अगर बात कर ले कि जो प्रमुख बिंदु है, कुछ दिनों पहले जो हिजबुल्लाह है इसने इजराइल पर मिसाइल से क्या किया था, अटैक किया था, जिसके बाद इजराइल ने खुली धमकी दी थी कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब इसकी कीमत हिजबुल्लाह को चुकानी भी पड़ रही है, क्योंकि जो इजराइल है वो क्या है कि अपने ऊपर किसी भी अटैक का जो बदला है उसके दुगनी कीमत से चुकाता है। अब देखिए लेबनान में जो पेजर हैं, जो वाकी टॉकी हैं, इनमें विस्फोट हो रहे थे, और अब ये जो विस्फोट है वहाँ सोलर एनर्जी सिस्टम जो है लगे हुए हैं वहाँ भी हो रहा है। खास तौर पे अगर देखेंगे तो लेबनान की जो राजधानी बेरूत है वहाँ पर सभी छतों पर ये सोलर एनर्जी सिस्टम लगे हुए हैं, तो उनमें भी अब अटैक हो रहे हैं। ये अलग बात है कि पहले ये कहा गया था कि ये जो पूरा लेबनान में 2 दिन पहले से जो अटैक हो रहा है, ये इस अटैक में क्या है कि खास तौर पे इजराइल की जो एजेंसी है वो उसका कह सकते हैं हाथ है, क्योंकि दुनिया में इस तरह की जो भी घटनाएं हैं वो
मोसाद करवाती है, लेकिन अब एक नया नाम इसमें आ चुका है यूनिट 8200 का। यह क्या है? एक सैन्य एजेंसी है। इसमें यह भी बात आ रही है कि यह जो यूनिट है ये खुफिया एजेंसी है और ये मोसाद से पूरी तरह से अलग है। ये विभाग सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय को रिपोर्ट करती है और सिग्नल जो इंटेलिजेंस होता है उससे लेकर डेटा माइनिंग के काम को ये मुख्य तौर पे अंजाम एजेंसी देती है। और इसमें अगर हम बात करें कि जो लेबनान है, लेबनान से हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क चलता है और इसी कारण से जो इजराइल है वो अब इस समय क्या कर रहा है, लेबनान को अपना टारगेट बना रहा है। थोड़ा सा और मामले को समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, लेबनान में जो पेजर वाकी टॉकी है, इसके बाद अब जो सोलर एनर्जी सिस्टम है उसमें धमाके हो रहे हैं। 2 दिन पहले धमाकों में देखें तो 3 तरह के पैटर्न देखने को मिले। खास तौर पे ये अलग अलग जो सिस्टम है उनमें खास तौर पे ये ब्लास्ट देखने को मिले हैं और इस कारण से देखें तो अभी तक इन तरह के ब्लास्ट में लगभग 32 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 3000 से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं और इस कारण से वहाँ पर जो लोग हैं वो मोबाइल से अब खौफ खा रहे हैं। यही नहीं, वहाँ पर हिजबुल्लाह के द्वारा खास तौर पे चेतावनी जारी कर दी गई है कि इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उससे दूर रहें, मोबाइल की बैटरी निकाल दें। इस तरह के कई सारे एहतियात कह सकते हैं हिजबुल्लाह जैसी जो आतंकवादी संगठन है वो बरत रहा है। इसके अलावा लेबनान में ईरान के समर्थन वाला जो हिजबुल्लाह संगठन है, इसके जो लड़ाके हैं वो इजरायली जो हैकिंग है उससे बचने के लिए मोबाइल नहीं यूज करते हैं बल्कि पेजर यूज करते हैं। पेजर एक तरह से डिवाइस है जो पहले 90 के दशक में खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें मैसेज के थ्रू क्या है कि बातचीत की जाती है। जैसे आप पुष्पा मूवी देखे होंगे तो उसमें जो मेन एक्टर है वो क्या करता है कि पेजर का यूज करता है, अपने द्वारा क्या है कि जो भी उसके मैसेज हैं उस पर टाइप करके एक दूसरे जो भी रिलेटेड व्यक्ति है उस तक भेजी जाती है। तो खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के सदस्य हैं वो पेजर का यूज करते हैं ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके। वहीं अगर बात करें तो इस समय क्या है कि जो हिजबुल्लाह है ये पूरी तरह से क्या है आरोप लगा रहा है इजराइल के ऊपर, क्योंकि ये क्या है कि जो हिजबुल्लाह है ईरान समर्थित है। इसमें ईरान भी क्या है कि पूरी तरह से इजराइल पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि इजराइल ही इस तरह के मामले हैं जो उनको अंजाम दे रहा है और इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसने इस मामले में क्या है कि आपातकाल की बैठक बुलाई है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये मानवता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं हिजबुल्लाह के वो मार्केट में घूम रहे हैं और उस समय अगर उनका कोई भी पेजर ब्लास्ट हो रहा है तो उस व्यक्ति के साथ जो उसके आसपास लोग हैं, जो कह सकते हैं कि निरीह जो जनता है वो भी इसमें मारी जा रही है। इस कारण से क्या है ये मामला थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है। अब थोड़ा घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर हुआ क्या है। तो हिजबुल्लाह के पेजर वाकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम में क्या है कि विस्फोटक लगाए गए हैं। किसके द्वारा लगाए गए हैं ये आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। अभी तक क्या है कि मामला कहां तक पहुंचा है, यूनिट 8200 तक पहुंचा है। ये कहा जा रहा है कि इसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या हुआ है तो एक साथ कई शहरों के घर, दफ्तर, बाजार, दुकानों में धमाके हुए हैं। ब्लास्ट में लोगों की आंखें, हाथ, जांघों पर चोट पहुंची है। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह से जुड़े हुए 500 लोगों ने आंखें खो दी हैं और ईरानी जो राजदूत हैं उनकी भी एक आंख इसमें डैमेज हो चुकी है। यही नहीं, अगर बात करें पेजर और वाकी टॉकी में धमाके क्यों हो रहे हैं तो देखिए, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं ये अपनी बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इजराइल उन्हें ट्रैक न कर पाए इस कारण से ये पेजर या फिर वाकी टॉकी से बातचीत करते हैं, जो मोबाइल से ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है। किस देश पर आरोप है? पहला जो आरोप लग रहा है वो इजराइल पर है। दावा है कि इजरायली जो खुफिया तंत्र है इसने ताइवान की उस पेजर कंपनी का पता लगाया जिसने हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाए हैं और इजरायली एजेंट ने क्या किया है कि हर डिवाइस की बैटरी में 3 से 15 ग्राम विस्फोटक लगा दिया है। आगे क्या होगा? मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह इसका बदला लेगा। हालांकि हिजबुल्लाह के कमांड स्तर पे 5 से 7 हजार लोग थे। इस नुकसान के बाद फिर से संगठन खड़ा करने में कई साल लग सकते हैं। तो ये बात कही जा रही है कि चूंकि ये मामला कहाँ से जुड़ रहा है, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह से जुड़ रहा है और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान समर्थित एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से शस्त्र से, हथियारों से लैस
एक कह सकते हैं आतंकवादी संगठन है। इस कारण से अब ये मामला और आगे बढ़ने वाला है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है यूनिट 8200, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो यूनिट है ये मोसाद से भी खतरनाक है। ये क्या है कि उससे भी अलग है और ये सीधे क्या है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है और कुछ खास कामों में ये खास विशेषज्ञ मानी जाती है। तो थोड़ा सा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं आखिर ये यूनिट करती क्या है। इस यूनिट का जो गठन है ये इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद वर्ष 1948 में किया गया था। शुरुआत में जो यूनिट 8200 है इसका जो काम है वो कोड ब्रेकिंग और खुफिया इकाइयों की निगरानी करना था, लेकिन धीरे धीरे एजेंसी ने सिग्नल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग के साथ तकनीकी हमलों को भी अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। यह यूनिट जो है ये खुफिया एजेंसी मोसाद से डिफरेंट है और ये विभाग सीधे तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है, यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये रिपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि यूनिट जो ये है ये क्या करती है, जिन ऑपरेशन को अंजाम देती है उसकी रिपोर्ट जो होती है वो नेतन्याहू तक सीधे पहुंचती है और इस कारण से इससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो काफ़ी बड़े स्तर के रखे जाते हैं। जानकारी के मुताबिक देखें तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इस सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग में यूनिट 8200 को 1 साल से ज़्यादा का समय लगा है। आप देख सकते हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए अगर ये यूनिट जिम्मेदार है तो इसने कितनी लंबी प्लानिंग की है, किस तरह से की है, क्योंकि पहली बार ये पता लगाना ही मुश्किल है कि आखिर हिजबुल्लाह किस कंपनी से पेजर वाकी टॉकी ले रहा है, किसको ये ऑर्डर दिया है, ये पता लगाना, फिर उस कंपनी में इंटर करना, उसके प्रोडक्शन यूनिट में घुसना और उसके प्रोडक्शन यूनिट में जो बैटरी है उसमें विस्फोटक लगाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और किस तरह से ये किया गया होगा आप समझ सकते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं अगर इस तरह का काम यूनिट 8200 ने किया है तो ये कितनी सातिर, कितनी खतरनाक और कितना कह सकते हैं कि दुनिया की महत्वपूर्ण इकाई है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन सैनिक जो होते हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं। यूनिट 8200 में इजरायली सेना में सबसे अच्छे, प्रतिभाशाली और जो ट्रेंड सोल्जर होते हैं उनको शामिल किया जाता है। पेजर अटैक के अगले दिन ही हिजबुल्लाह के खिलाफ इसी एजेंसी ने वाकी टॉकी अटैक को अंजाम दिया था। इस हमले में अब तक क्या है कि 30 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और देखें तो 3000 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। साइबर हमलों के लिए खास तौर पे इस यूनिट का नाम आता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण यूनिट मानी जाती है साइबर हमलों के संदर्भ में। दूसरी बात कर लें, इसमें एक है जो चर्चा आ रही है बार बार पेजर की कि आखिर पेजर है क्या। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया, जैसे पुष्पा मूवी आपने देखा तो उसमें जो हीरो है वो क्या करता है, मैसेज भेजता है, उसके थ्रू भेजता है। ठीक वैसे ही क्या है कि इसमें उसका एक उदाहरण हमने दिया। अब बात कर ले तो 1990 यानी 90 के दशक में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। कुछ विशेष उद्योगों जैसे हेल्थ केयर, इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उसमें पेजर का इस्तेमाल खास तौर पे आज भी किया जाता है, क्योंकि ये एक भरोसेमंद और सीधा साधा संचार का माध्यम है। इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना रहता है और अब एक बार फिर से पेजर चर्चा में है। तो इस कारण से इसके बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हिजबुल्लाह है ये है क्या। इसके बारे में अगर बात करें तो जो हिजबुल्लाह है ये 40 साल पुराना एक संगठन है। इसकी जो विचारधारा है वो शिया समुदाय से मिलती जुलती है। इसकी जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। जगह कहाँ था, लेबनान था। लीडर कौन था, तो हसन नसरुल्लाह इसके मुख्य कह सकते हैं कि लीडर थे। और इसके अलावा अगर मकसद की बात करें कि किस उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी, तो इजराइल को समाप्त करना, खत्म करना, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और अमेरिकी आधिपत्य वाले जो देश हैं उनको चुनौती देना, जिसमें खास तौर पे देखें तो इजराइल शामिल था। लड़ाकों की बात करें तो इस संगठन के पास 45,000 लड़ाके हैं। वर्तमान में अगर एक्टिव लड़ाकों की बात करें तो 20,000 संख्या है। रिजर्व अगर लड़ाकों की बात करें तो 25,000 है। कमाई की बात करें तो $70 करोड़ हर साल
ये इसके पास आता है, जिसका बड़ा हिस्सा ईरान से इसे मिलता है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया मदद प्रदान करता है। हथियार की बात करें कि इस संगठन के पास कौन से हथियार हैं, तो 1.2 लाख से लेकर 1.3 लाख इसके पास मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक हथियार है, एंटी शिप मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस तरह से देखें तो इसके पास बहुत सारे हथियार हैं। और इसी कारण से देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, होंडुरास, इजराइल, नीदरलैंड, पराग्वे और इस तरह के बहुत सारे जो देश हैं वो हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इस कारण से देखें तो ये बड़े स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और ख़ास तौर पे जो आतंकवादी संगठन है उनमें ये एक खास तौर का संगठन है, जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियार है। तो ये हमने देख लिया हिजबुल्लाह। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो जो हिजबुल्लाह है ये लेबनान का सबसे ताकतवर कह सकते हैं कि इस तरह का ग्रुप है। और अगर हिजबुल्लाह की बात करें, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी ये जो संगठन है ये खुदा का कह सकते हैं संगठन है। ये संगठन खुद को सिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान ईरान की मदद से इसकी स्थापना हुई थी। 1960-70 के दशक में लेबनान में इस्लाम की वापसी के दौरान इसने धीरे धीरे जड़ें अपनी जमानी शुरू कर ली। इसकी स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां जो हमास है, अगर हमास ग्रुप की बात करें तो हमास सुन्नी फिलिस्तीन संगठन है, जबकि ईरान के सपोर्ट से बनने वाला जो हिजबुल्लाह है ये मूल रूप से क्या है कि सिया लेबनानी पार्टी है। दोनों अलग अलग कह सकते हैं कि समुदायों पर आधारित है, लेकिन इजराइल के मामले पर ये जो दोनों संगठन है वो एकमत हो जाते हैं और ये दोनों क्या है, इजराइल के खिलाफ हैं। तो ये हमने देख लिया हिजबुल्लाह के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं लेबनान की, क्योंकि ये जो पूरा मामला है कहां से जुड़ता है, तो ये लेबनान से जुड़ता है। तो लेबनान के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आखिर इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति समझने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो हमें मानचित्र पर जाना होगा। ये देखिए, ये क्या है कि आपका भौगोलिक मानचित्र है। इस पर अगर देखें कि लेबनान की अवस्थिति कहाँ पर है, तो देखिए भूमध्य सागर तक अगर आप पहुंच पा रहे हैं, ये देखिए भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर के पूरब में आएंगे तो आपको इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल के और उत्तर में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि छोटा सा देश है लेबनान आपको देखने को मिलेगा, जिसकी जो सीमा है क्या है, अगर बात करें कि जो लेबनान है इसकी जो सीमा है ये दो देशों से यहाँ पर लगती है। दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर इजराइल देखने को मिलेगा और यहीं पर उत्तर पूरब में आएंगे तो आपको सीरिया देखने को मिलेगा। तो दो देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लेबनान से लगती है। चलिए थोड़ा सा अगर यहाँ बात करें कि आखिर ये किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये पश्चिम एशिया में ही ये अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है। और इसकी जो सीमा है यहाँ पर क्या है कि भूमध्य सागर से भी लगती है। यह पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी जो सीमा है दो देशों से लगती है, इधर इजराइल है, उधर आप देखेंगे तो सीरिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जो राजधानी है वो बेरूत है। ये क्या है, भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके अलावा कई सारे शहर है, टायर है, इधर आएंगे तो त्रिपोली देखने को मिलेगा। ये यहाँ के महत्वपूर्ण सिटीज हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्तर से दक्षिण आपको फैला हुआ एक पर्वत देखने को मिलेगा, लेबनान माउंटेन। यहीं पर अगर आएंगे तो आपको सबसे ऊंचा जो स्थान है यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं हाईएस्ट जो प्लेस है, सबसे ऊंचा जो लेबनान का प्लेस है वो देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कुर्नत अस सवदा। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अगर नदियों की चर्चा कर ले तो देखिए यहाँ पर आपको ओरेंटेस रिवर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आएंगे तो लिटानी रिवर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने देख लिया महत्वपूर्ण रूप से कि आखिर जो लेबनान है उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। यहाँ पर अगर आएंगे तो इधर वाला जो क्षेत्र है ये मूल रूप से क्या है, काफ़ी उपजाऊ है। इसके पूरब में आएंगे तो यहाँ देखिए एक और पर्वत आपको देखने को मिलेगा, एंटी लेबनान पर्वत। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहाँ पर अगर पूर्वी घाटी क्षेत्र में आए तो ये क्या है कि
मूल रूप से देखें तो अफ्रीका दरार जो प्रणाली है उसका सिस्टम है, यहाँ पर उपजाऊ मृदा आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर लेबनान की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक लेबनान की राजधानी है। विकल्प जो दिए गए हैं डोनेट्स, कीव, त्रिपोली और बेरूत। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आज का जो एपिसोड है वो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।